वीडियो को स्किप मत करना, 10 से 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपके 5 अंक पक्के कराने वाला हूं। अगर आप क्लास 12th में हैं और आप भी 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो ये वीडियो आपके 5 अंक पक्के कराने वाली है। किस तरीके से आपके 5 अंक क्लियर होंगे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं कि क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, फिर आ जाते हैं कमेंट में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, और या तो स्किप करके चल जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं जब एग्जाम नजदीक आ जाता है। देखिए, अगर आप वीडियो में आ ही गए हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, धैर्य बनाए रखिए। 5 अंक ना क्लियर हो, लास्ट में मेरे को बता देना। 5 अंक मैं बता रहा हूँ किस तरीके से क्लियर होंगे। स्किप करने की गलती मत करना। देखिए, अब इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि थोड़ा सा आप यहाँ देखें, थोड़ा सा वहाँ देखें, और आपका इस तरीके से कुछ भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप भी कुछ तैयार नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, थोड़ा सा वहाँ समझेंगे, और हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, तो आपका कुछ भी तैयार नहीं होगा। इसलिए एक जगह कंसंट्रेटेड होकर लग जाइए और एग्जाम तक तैयारी करिए। मैं आपको गारंटी लेता हूँ, अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम तक आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। चलिए, किस तरीके से 5 अंक क्लियर होंगे समझते हैं। सिर्फ 2 कहानी तैयार करनी है। क्लास 12th में आपके पास 4 कहानियां हैं, 2 कहानी तैयार करनी है। पहली पंचलाइट है, दूसरी है बहादुर। 2 कहानी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है आपके 5 अंक कहीं नहीं जाने वाले हैं। एक कहानी में इसी वीडियो में आपको बिल्कुल आसान वे में समझाऊंगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहानी है, बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। सारांश कैसे लिखा जाएगा, उद्देश्य कैसे लिखा जाएगा, और 2 ही चीजें पूछी जाती हैं, सारांश पूछ लेगा या तो उद्देश्य पूछ लेगा। तो बस यही आपको तैयार करना है। चलिए, मैं आज बात करता हूं पंचलाइट कहानी की। 5 अंक की पूरी तैयारी होगी, और ये जो पंचलाइट कहानी, सारांश और उद्देश्य है, इसकी सबकी संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ। और मैंने 12th इंग्लिश के संपूर्ण टॉपिक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी है 10 नवंबर को। तो जाकर एक बार चेकआउट करना, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ऊपर सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, बिल्कुल साफ सुथरी, एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आज मैं क्लियर कराने वाला हूँ पंचलाइट, इसकी भी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। संपूर्ण तैयारी होगी बिल्कुल फ्री में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पंचलाइट जो कहानी है। देखिए, कोई कहानी होती है, उसका कोई लेखक होता है। लेखक होता है तो कोई मुख्य किरदार होगा, मुख्य किरदार के साथ अन्य कोई किरदार होंगे, क्या हुआ था ये सब देखना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। लेखक है हमारे पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। अब इसका मुख्य किरदार क्या है? मुख्य किरदार गोधन है। गोधन एक मुख्य किरदार है, यानी इसके इर्द गिर्द जो कहानी है वो घूमती है। तो गोधन क्या है? गोधन को एक मान सकते हैं हम प्रेमी। ठीक है, गोधन क्या है? एक प्रेमी है। और इसकी प्रेमिका इधर बैठी है मुनरी। प्रेमिका कौन है? मुनरी। अन्य किरदार में मुनरी है। मुनरी क्या है? इसकी प्रेमिका है। गोधन की प्रेमिका कौन है? मुनरी। अब मुनरी की माँ कौन है? गुलरी काकी। मुनरी की माँ कौन है? गुलरी काकी। ध्यानपूर्वक समझना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। मुनरी की माँ कौन है? गुलरी काकी। अब मुनरी की जो सहेली है वो है कनेली। ये अभी आगे हमें देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर समझिए, लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। मुख्य किरदार गोधन है, और गोधन के चारों तरफ क्या कहानी घूमती है। और गोधन को हम प्रेमी मान सकते हैं, तो प्रेमी है तो इसकी कोई प्रेमिका होगी। प्रेमिका कौन है? मुनरी है। मुनरी की माँ है गुलरी काकी। गुलरी काकी जो है मुनरी की माँ है। और मुनरी की सहेली है कनेली। और इसके बाद एक अन्य किरदार है पंच, यानी सरदार जी। सरदार जी के पास कुछ मामला जाएगा, का भाई प्रेमी प्रेमिका का है, तो ये तो मामला तो जाते रहते हैं, तो ये सरदार जी के पास जाएगा, तो सरदार जी हैं। अन्य किरदार, अन्य में हम देख लेते हैं, रामनवमी का मेला था, और रामनवमी के मेले से पंचलाइट, यानी जो लालटेन नहीं होती है, वो खरीद कर लाते हैं। जो जितने गांव के लोग हैं, सरपंच वगैरह हैं, वो सब क्या करते हैं, उनके अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि पंचलाइट कहानी कहती क्या है। देखिए, जो सरदार लोग होते हैं, अभी जो गांव देहात होता है उसमें टोलियां बटी होती है, इनका मोहल्ला उनका मोहल्ला, और अपना अपना पुराने जमाने में एक सरदार पंच होते थे, सरपंच होते थे। कोई भी मुद्दा होता था पंच के पास जाता था। तो देखिए, जब मोहल्ले बटे हुए हैं तो हर मोहल्ले के सरदार हैं, हर मोहल्ले में सरदारों के पास एक एक लालटेन है, जिसे हम पंचलाइट या पेट्रोमैक्स इंग्लिश में बोलते हैं, उनके पास थी। तो जो महतो टोली है, ठीक है, ये सरदार जी महतो टोली वाले, इनके पास पंचलाइट नहीं है। तो ये वेट करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, रामनवमी का मेला आता है, और रामनवमी के मेले से एक लालटेन लेकर आते हैं। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। रामनवमी के मेले से ये सरदार लोग क्या करते हैं, जो पंच लोग हैं, सरपंच, ये सब क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करके एक लालटेन लाते हैं, और जो पैसा बचता है उससे क्या लेते हैं, पूजा की एक सामग्री लेकर आते हैं। अब यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अब हमें समझना पड़ेगा सारांश। अब इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और गोधन को क्या है भाई, सरपंच जी निकाल देते हैं बिरादरी से। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि मुनरी की माँ ने शिकायत कर दी थी, गुलरी काकी ने शिकायत की थी कि भाई जो गोधन है प्रेमिका के सब मिल जाएगा, प्रेमिका की गली में तो गाना गाता था, इसीलिए गुलरी काकी ने शिकायत कर दी।
तो पंचों ने क्या किया, इसको बिरादरी से निकाल दिया था। अब यही हीरो भी मान सकते हैं हम इसको, और इसको हीरोइन मान सकते हैं। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अब ये आपको मुख्य कैरेक्टर थोड़े तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आपको कहानी लिखनी है। अब चलिए देखते हैं कहानी का सारांश। सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब हम समझते हैं इस कहानी का सारांश। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने सारांश लिख रखा है। जो अभी मैंने मुख्य कैरेक्टर और अन्य किरदार देखे थे वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। थोड़ी राइटिंग पे मत जाना, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है वो किस तरीके की मिलने वाली है। तो पीडीएफ आपको इस तरीके की मिल जाएगी जिसमें बिल्कुल साफ सुथरा लिखा होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा समझते हुए आपको चलना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बता दूंगा लास्ट में। तो चलिए देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले कोई भी कहानी का हम जब सारांश लिखना चालू करेंगे तो पाठ का नाम डालेंगे, यानी कहानी का नाम डालेंगे, और उसके लेखक कौन है वो डालेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पंचलाइट कहानी फर्डिसोनाथ रेड्डी जी द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी। पंचलाइट कहानी फर्डिसोनाथ रेड्डी जी द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये जो कहानी है इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव का, पिछड़ा यानी जैसे पुराने जमाने के जो लोग होते हैं, यानी कुछ सुविधाएं नहीं है, ना तो शिक्षा है ना रोजगार है, सब अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं, टोलियों में बटे हुए हैं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं। क्योंकि भाई वो अलग टोली है, अपनी मोहल्ला अलग है, यानी मोहल्ले जैसे आज भी होता है कि फलाने मोहल्ले का अगर इधर आ जाता है तो उससे झगड़ा हो जाता है, इधर के उधर जाते हैं तो उससे, ये सब ईर्ष्या द्वेष होता है, ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं। बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी में किसका चित्रण किया गया है? इस कहानी में बिहार का एक पिछड़ा गांव है जिसके परिवेश का, वहाँ के रहन सहन का एक अच्छा सा सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी में एक गोधन नाम का लड़का है। मैंने कहा था इस कहानी में क्या है भाई, गोधन ही हीरो है, उसे हम प्रेमी बोले थे, वही हीरो है और प्रेमी भी है। इस कहानी में एक गोधन नाम का लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। जो क्या करता है भाई, गांव की, उसी के गांव की एक मुनरी है, लड़की है, उससे प्रेम करता है। मुनरी की माँ, अब मुनरी की माँ जिससे वो प्रेम करता है गोधन, उसकी माँ ने, उसकी माँ का नाम है गुलरी काकी। मुनरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंचों से शिकायत की थी। भाई मुनरी की जो माँ है उन्होंने, मुनरी की माँ जो गुलरी काकी है, उन्होंने पंचों से शिकायत की थी कि गोधन उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। कि भाई गोधन जब भी आता है, घर के सामने से निकलता है तो सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। जब सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है, पंच ने जब ये सुना, इस कारण पंचों ने क्या किया भाई, इस कारण गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। इस कारण पंचों ने क्या किया है, गोधन को बिरादरी से निकाल रखा है। क्यों निकाल रखा? क्योंकि भाई वो जब गुजरता था, मुनरी की माँ जो है तो उन्होंने शिकायत कर दी कि वो जब गुजरता है तो सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। पंच ने जब ये शिकायत सुनी, शिकायत उनके पास पहुंची, तो उन्होंने गोधन को बिरादरी से निकाल रख दिया। ठीक है। एक रामनवमी के मेले से, एक रामनवमी के मेले से, एक दिन रामनवमी के मेले से, यहाँ पर एक लिखा हुआ है और इसमें थोड़ा एड ऑन का पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा साफ सुथरा। यहाँ पर मैंने लिखने में त्रुटि हो गई। एक दिन रामनवमी के मेले से, एक दिन भाई रामनवमी का मेला आता है। सभी गांव के लोग क्या करते हैं, एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। गांव वाले पैसा इकट्ठा करते हैं, जो टोली थी महतो टोली, वो लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके रामनवमी के मेले का इंतजार करते हैं। जब आता है रामनवमी का मेला तो मेला देखने जाते हैं और एक पंचलाइट लेकर आते हैं। पंचलाइट का मतलब यहाँ पर वही है लालटेन। लालटेन जो देहात के लोग हैं, गांव से जैसे मैं बिलोंग करता हूँ ऐसे बच्चे होंगे, उनको सबको पता होगा लालटेन क्या होती है। भाई पंचलाइट खरीद कर लाते हैं और जो पैसे बचे उससे पूजा की सामग्री लाते हैं, और जो पैसे बच जाते हैं उससे क्या करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री लेकर आते हैं। भाई जब भी पुराने जमाने में ये होता है, कोई भी नई चीज आती है जो गांव मोहल्ले में बहुत कम हो, तो उसका पहले पूजा पाठ होता है, अच्छे से पूजा पाठ होगा तब यूज किया जाएगा। तो पूजा पाठ की क्या लाते हैं, सामग्री लाते हैं। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, क्योंकि गांव में पंचलाइट बहुत कम थी, यानी हर टोली में थी, लेकिन जो महतो टोली थी उसमें नहीं थी। तो जो गांव के लोग थे महतो टोली के, वो लोग पंचलाइट यानी लालटेन को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। यार देखते हैं कैसी होगी लालटेन, तो बहुत उत्सुक थे। लेकिन समस्या यह उठती है, अब समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन। अब ये हो गया भाई, सब कुछ ले आए, लेकिन अब क्या करें, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब सबको तो सब लोगों ने देख लिया कि पंचलाइट आ चुकी है, लालटेन आ चुकी है, सब लोग बैठे हैं चौतरे पे रखकर, जैसे पेड़ के नीचे जो चौतरा नहीं बनता, बैठक जहां पर लगती, वहां पर रख दिए। लेकिन अब समस्या ये उठ रही है कि इसे जलाएगा कौन, क्योंकि जो गांव के लोग हैं सीधे साधे, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते। गांव के जो सीधे साधे लोग हैं वो जलाना नहीं जानते, क्या जाने जब उनके पास पंचलाइट थी ही नहीं। और जब आई है तो देख तो लिए,
ये भी देखे हैं दूसरे टोलियों में कि वहां पर जलती है, कभी ये नहीं देखे जलती कैसे है, तो वो जलाना नहीं जानते हैं। गांव के सीधे साधे लोग जलाना नहीं जानते हैं। मुनरी को पता था, मुनरी को पता था, क्या पता था कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। अब गोधन वही हीरो जो प्रेम करता है मुनरी से, मुनरी को पता था कि गोधन क्या है, पंच लाइट जला देता है, जलाना जानता है। लेकिन पंच लाइट जलाने आएगा कैसे, क्योंकि वो बिरादरी से निकाल दिया गया है। मुनरी की माँ जो गुलरी काकी हैं उन्होंने शिकायत कर दी थी पंचों से, तो गोधन तो बिरादरी से निकला हुआ है पहले से ही, अब जलाएगा कौन भाई, जब जलाने वाला गोधन ही जानता है और वो गोधन बिरादरी से निकला हुआ है। अब समस्या ये उठती है कि कैसे न कैसे करके गोधन के बारे में बताया जाए कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। जब पंच के पास ये बात पहुंचती है कि पंचलाइट गोधन जलाना जानता है, तो पंच ये सोचते हैं कि गोधन बिरादरी से निकला हुआ है, अगर उसको हम लेंगे तो हमारे ऊपर आएगा कि हमने अपना जो हुक्म है वो वापस ले लिया, उसको बिरादरी से निकाल रखा था और जरूरत पड़ी तो उसको वापस ले लिया। अब अगर ना बुलाएं तो भी समस्या है, नहीं बुलाएंगे तो पंच लाइट नहीं जलेगी, तो सरदार जो पंच हैं उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई पंच लाइट ले आए, दूसरे मोहल्ले वाले दूसरी टोली वाले हंसेंगे कि पंच लाइट ले आए और जलाना तो इन्हें आता ही नहीं। तो बड़ी दुविधा में फंसे हुए सरदार जी पंच जो थे, तो पंच ने क्या किया, पंच ने उसको गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी। अब ये पंच तक बात कैसे पहुंचती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, ध्यानपूर्वक यहाँ समझिए। जो मुनरी है, मुनरी कौन है भाई, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, मुनरी गोधन की प्रेमिका है, तो वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली, उसकी जो सहेली कनीली है, उसकी जो सहेली कनीली, उसके माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। कौन सी बात, कि भाई गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंच भाई सोच विचार के क्या करते हैं, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। नहीं मानेंगे तो नाक कट जाएगी कि पंचलाइट जलाना नहीं जानते, बिरादरी के लोग हंसेंगे, दूसरी बिरादरी के, दूसरी टोली के लोग, दूसरे सरपंच लोग सब हंसेंगे कि भाई ये तो लेकर आ गए, अब इसको जलाना जानते नहीं है, तो हंसेंगे। तो भाई वो अपना हुक्म वापस लेते हैं, ये सोचते हैं क्यों मैंने ही निकाला था, मैं ही वापस ले लेता हूँ अपनी बिरादरी में, और मान जाते हैं ये बात कि भाई गोधन आए पंचलाइट जलाए और मैं उसको पुनः बिरादरी में शामिल कर लूंगा। और फिर गोधन जब आता है और गोधन पंचलाइट को जला देता है, गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है, क्योंकि वो जानता था तो वो जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफी प्रसन्न होती हैं। अब तक जो शिकायत कर रही थी पंचों से, सरदार से, कि भाई जो गोधन है वो जब गुजरता है तो सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है, अब वहीं गुलरी काकी काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। क्यों प्रसन्न होती हैं, क्योंकि भाई पूरी जो गांव की टोली है, महतो टोली, उसकी नाक कटने से बच गई, क्योंकि पंचलाइट अगर नहीं जलती तो दूसरे लोग जो दूसरी टोली के लोग हैं वो पूरी टोली पर हंसते कि ये लोग देखो पंचलाइट लेकर आए, जलाना तो जानते नहीं है। तो ये सब बातें होती, आप तो समझते हैं, देहात के अगर बच्चे होंगे तो सब कुछ समझते हैं कि कैसा कैसा होता है। तो गुल्लरी काकी जो है, मुनरी की माँ, वो काफी ज्यादा प्रसन्न होती हैं और गोधन को रात्र के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं और गोधन को बुलाती हैं कि भाई आना, रात्र का भोजन है आपके लिए, आना भोजन खाने, खाना खाने आना रात्र के भोजन। पंच भी अत्यधिक उत्सुक होकर कहते हैं, पंच भी बड़ा खुश होते हैं गोधन से और कहते हैं तुम्हारे 7 खून माफ, तुम्हारे 7 खून माफ, जो भी तुम कर्म कांड किए वो सब माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना, खूब गाओ, सिनेमा नहीं है सलीमा है, ठीक है, खूब गाओ, सिनेमा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसी तरीके से बोला, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं। फिर क्या होता है भाई, जब पंचलाइट जल जाती है, पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं और तथा खुशियां मनाते हैं। यही है इस कहानी का सारांश। मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में इस कहानी का सारांश बता दिया, कुछ भी नहीं है भाई, एक पंचलाइट के चक्कर में सब कांड हुआ। और बिरादरी से गोधन को इसलिए निकाल रखा था क्योंकि वो जब भी मुनरी के घर के सामने से गुजरता था तो सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता था। तो मुनरी की जो माँ थी गुलरी काकी, उन्होंने ये सब बात देख ली कि भाई जब भी गुजरता है गुलरी, वो सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है, तो वो क्या करती हैं, पंच से शिकायत कर देती हैं। इसलिए पंच ने गोधन को बिरादरी से निकाल दिया था, फिर बिरादरी में शामिल कर लिया। क्यों भाई, क्योंकि पंचलाइट जलाना कोई जानता नहीं था, गोधन जानता था। जब गोधन जला देता है तो पंच भी बड़ा खुश होते हैं, सब 7 खून माफ कर देते हैं, जितने भी खून खराबा, कुछ खून खराबा से मतलब है जितना भी कर्मकांड किया था वो सब माफ कर देते हैं और फिर बिरादरी में शामिल कर लेते हैं। और सभी लोग क्या करते हैं, पंचलाइट यानी लालटेन की जो रोशनी है उसमें कीर्तन भजन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो ये हो गया सारांश। अब इसका मेन है इसका उद्देश्य, बिल्कुल आसान भाषा में उद्देश्य को समझेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको, इन सब की उद्देश्य और सारांश सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं उद्देश्य को। कहानी का उद्देश्य भी बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा है। इस कहानी में जो हमने अभी सारांश में देखा वही उसी के बारे में हमें यहाँ पर अलग तरीके से बताना होता है उद्देश्य में, कि वहां पर कहा क्या जा रहा था, किस तरीके का जो है उद्देश्य दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है,
क्या भावनाएं प्रकट हो रही थी, ये सब दिखाना है। तो हम लिखेंगे, जब भी हमने बताया सारांश या उद्देश्य लिखेंगे तो वहां पर पहले पाठ का नाम यानी कहानी का नाम, फिर उसके लेखक कौन है वो मेंशन कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखिए, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेड्डी जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी। अब आंचलिक 2 बार हमने पढ़ा, आंचलिक का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। आंचलिक का मतलब होता है जैसे किसी विशेष क्षेत्र के रहन सहन को दर्शाना, वो उसी को बोलते हैं आंचलिक कहानी। ऐसी कहानी जो किसी विशेष क्षेत्र या जगह के या लोगों के रहन सहन को दर्शाती है, उसे हम बोलते हैं आंचलिक कहानी। ठीक है, तो आंचलिक कहानी है फणीश्वरनाथ रेड्डी जी द्वारा लिखी गई। ये जो पंचलाइट कहानी है वो आंचलिक कहानी है, जिसमें रेड्डी जी ने ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सुंदरता के साथ चित्रण किया है। जिसमें ग्रामीण परिवेश का मतलब ग्राम के जो रहन सहन वाला इलाका है, जैसे रहने सहने का जो तरीका है, उसका अत्यंत सुंदरता के साथ चित्रण किया है इस कहानी में। गांव के लोग जातियों के आधार पर किस तरह विभिन्न टोलियों में बढ़ जाते हैं। गांव के जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा विभिन्न जातियों के आधार पर आज भी बटे हुए हैं। एक जात इधर रहती है तो दूसरी जात उधर रहती है, लड़ाई होती है तो ये जाति वाला उसको गरियाता है, वो जाति वाला इसको गरियाता है, तो ये सब होता रहता है। तो विभिन्न टोलियों में बटे हुए हैं, यानी इस जात के अगर लोग कोई वोट प्रधानी में भी आप देखेंगे कि अगर मेरी जात का खड़ा होगा तो मैं जाऊंगा वोट मेरी जात को डाल के आऊंगा, उसकी जात का खड़ा होगा तो वो जाएगा उसकी जात के वाले को ही वोट देकर आएगा, ना कि वो ये नहीं देखेगा कौन उसके लिए बेहतर काम कर सकता है, बस वो अपनी जाति वाले को देखेगा। इस तरीके से ईर्ष्या द्वेष में सभी भरे रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। और क्या है भाई, ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष मतलब जलन, एक दूसरे से जलन, यही है ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इन सब का यानी इस हम समझा रहे हैं कि इन सब का यानी भाई गांव के लोग रहते कैसे हैं, कैसे विभिन्न टोलियों में बढ़ जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना से कैसे भरे रहते हैं, इन सब का यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी में रेड्डी जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इस कहानी में जो रेड्डी जी हैं, फणीश्वरनाथ रेड्डी जी हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ये कहा है कि भाई ये ग्राम जो सुधार है इसमें सुधार होना चाहिए, ग्रामीण लोगों में सुधार होना चाहिए, बटे नहीं होने चाहिए, एक मिल काम होना चाहिए, सभी लोगों को एक तरीके से काम करना चाहिए। जैसे आजकल प्रधान है, प्रधान पूरे गांव को देखता है, पर पुराने जमाने में क्या होता था, पंच होते थे। पंच लोग अपने अपने मोहल्ले या टोलियों को हैंडल करते थे, यानी उसमें जो कुछ भी निर्णय लेगा तो उस टोली का वो पंच ही लेता था, जैसे इस कहानी में दिखाया गया है। तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यही जो है प्रेरणा दी है कि ग्रामीण सुधार होना चाहिए, गांव में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, ग्रामीण परिवेश यानी गांव के लोगों का रहन सहन इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसी के साथ रेड्डी जी ने यह भी सिद्ध किया, कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक साबित कर देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप कुछ भी करके आए हो, कोई भी कांड करके आए हो, वो नहीं देखे जाएंगे, बस आपकी जगह आवश्यकता है तो आपसे काम निकालने का प्रयास किया जाएगा। आजकल यही लोग करते हैं, अगर मैं किसी को गाली दे दूं या वो मुझे गाली देकर चला जाए, मेरी उसकी लड़ाई हो जाए, अगर मुझे उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दौड़ के जाऊंगा, भाई चल यार काम करते थे, यानी समय पे गधे को भी दादा कह दिया जाता है। तो उसी तरीके से आवश्यकता जो है बड़े से बड़े निषेध और संस्कार को अनावश्यक साबित कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने गोधन के ऊपर दोष लगा था, गुलरी काकी ने दोष पंचों से शिकायत की थी कि जब भी वो उनके घर के सामने से गुजरता है तो सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है, ये उन्होंने दोष दिया था कि भाई ये गोधन करता है, और पंच ने बिरादरी से गोधन को निकाल दिया था। फिर जब आवश्यकता पड़ी कि पंचलाइट नहीं जल रहा था तो पंचों ने क्या किया, गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लिया। अब चलिए मैं बता देता हूं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहीं पर आपको क्लिक करके वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और 12th इंग्लिश की संपूर्ण पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। कल मैंने वीडियो डाली थी उसके ऊपर, कल या परसों जब मैंने वीडियो डाली उस पर, तो बच्चा थोड़ा सा देख लिया उसको वीडियो को और बोल रहा है पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड कराया, पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ नहीं दे रहे तो बिना फालतू में आप कमेंट भी उसका देख सकते हैं, मैंने रिप्लाई भी किया था। देखिए ऐसा मत करिए, एक बार पूरा वीडियो को देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उसमें मैं 100% अपना दे रहा हूँ कि भाई मैंने जो कहा है, मैंने कहा था कि संपूर्ण इंग्लिश की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में 100% में प्रोवाइड कराऊंगा, तो मैंने प्रोवाइड करा भी दी। और बच्चे आते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो देखे फिर बोलते कमेंट करके चल जाते हैं कि भाई आपने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई, फालतू में टाइम वेस्ट किया। 10-20 सेकंड में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा जा सकती है। भाई मैं समझा रहा हूँ पहले पीडीएफ किस तरीके की होगी, किस तरीके की, ये सब बताया मैंने, और वो 10 सेकंड में ही समझ गया कि पीडीएफ नहीं मिल रही।
जब तक लास्ट तक वीडियो नहीं देखोगे कुछ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप शुरुआत में आते, यहाँ तक नहीं आते, थोड़ा-सा देखते तो आपको क्या समझ में आता। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस एक बार आपको इसको अपने तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। अब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। 12th इंग्लिश की भी संपूर्ण पीडीएफ वहीं पर है। थोड़ा स्क्रॉल करना, वो भी डाउनलोड कर लेना और थोड़ा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल पर आ ही गए हो तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ एग्ज़ाम तक आपको अच्छा से अच्छा स्कोर कराकर चला जाऊँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।